नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिषण एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पर बहुत बड़े स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, और ये स्टेप्स जो लिए गए हैं दोस्तों, वो इसलिए लिए गए हैं ताकि जो फॉरेक्स इनफ्लो है, फॉरेक्स इनफ्लो का मतलब होता है फॉरेन करेंसी का इनफ्लो। किसका? फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो है, इसका मतलब हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी आती है उसकी मेजर्स या फिर उसकी जो वैल्यू है उसे हम बढ़ा सके। ठीक है, बस सिंपल बात है कि आरबीआई ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है, या फिर जो आप बोलते हैं फॉरेन करेंसी है हमारे देश में, उसका इनफ्लो ज्यादा हो सके, आवंत ज्यादा हो सके। ठीक है, तो 5 मेजर स्टेप्स लिए गए हैं इस वीडियो में। आज हम उन 5 मेजर्स को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में, इलेबोरेटली फॉर्म में पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए, आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि आपको इस बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी एग्जाम देने बैठोगे दोस्तों, इस पे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। साथ में इंटरव्यू अगर आप कभी फेस करेंगे तो इस पर से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत चांसेस है। तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ये टॉपिक मस्ट वॉच टॉपिक है। एंड तक इस टॉपिक को जरूर देखिएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें आएगी जिसको समझने में शायद आपको थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है, लेकिन हम इसमें पूरी ट्राई करेंगे कि जितनी सरलता से हो सके आपको ये पांचों मेजर्स जो है समझाया जा सके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी आगने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऑफिशियल ऐप भी क्या कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम चलेंगे और बात करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर चीज क्या है। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड वेरियस मेजर्स राइट टू इंक्रीज forex inflows, including temporarily permitting banks to raise fresh FCNR और एनआरई डिपॉजिट। तो ये जो FCNR है वो क्या होता है, या फिर एनआरई है वो क्या होता है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के बीच में दोस्तों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक बोल लो हमारे कंट्री का, इन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं ताकि जो फॉरेक्स इनफ्लोज है या फिर जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे भारत में बनी रहे। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पर होता क्या है ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसको गौर से सुनिएगा। बहुत ईजी सरल भाषा में आपको समझा दूं मैं। जब भी कोई कंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है, हम अपनी इंडिया की बात करेंगे दोस्तों, हमारी कंट्री कुछ इंपोर्ट भी करती है, कुछ एक्सपोर्ट भी करती है। ठीक है, दोनों चीजें करती है। तो उसका जो खाता होता है, ठीक है, जैसे आज आप मानिए आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट है, उसमें से आप पैसे डालते भी हो, पैसे निकालते भी हो, कुछ डिपॉजिट भी करते हो, कुछ विदड्रॉ भी करते हो। ठीक है, उसी तरीके से जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोई कंट्री करता है तो उसका खाता जो मेंटेन किया जाता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, हर हर कंट्री के लिए फेवरेबल सिचुएशन क्या होती है कि वो इंपोर्ट को क्या करे, कम करे, और एक्सपोर्ट को ज्यादा करे। ठीक है ना, ये होती है फेवरेबल सिचुएशन। और जो अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, ठीक है, वो होती है कि एक्सपोर्ट जो है वो तो हो रहे हैं कम और इंपोर्ट हो रहे हैं ज्यादा। क्योंकि उससे क्या होगा, आप खुद सोचो, अगर आप किसी चीज को इंपोर्ट करते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आई बात समझ में, लेकिन किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आपकी कंट्री के अंदर आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती होगी, बिल्कुल आती होगी। ठीक है, तो इंपोर्ट अगर ज्यादा कम होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे लिए सिचुएशन सरप्लस की बनेगी। क्या बनेगी? सरप्लस, क्योंकि हमारे देश में पैसा ज्यादा आएगा। ठीक है, और वहीं अगर एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो डेफिशिट होगा। क्या होगा? डेफिशिट होगा। इसका मतलब पैसा बाहर जाएगा। आई मेरी बात समझ में आप लोग को? तो हमेशा हर कंट्री के लिए फेवरेबल सिचुएशन क्या होती है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करे, इंपोर्ट कम से कम करे। आई बात समझ में? लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं दोस्तों इंडिया में जहाँ पे इंपोर्ट हमें करना ही पड़ता है। अब मैं क्रूड ऑयल की बात कर लूँ, ठीक है, कितना भी महंगा हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होगा तो होगा ही होगा। आई बात समझ में? तो इन्हीं दिनों क्या हो रहा था दोस्तों, आरबीआई ये बात में चिंतित था कि काफी विदेशी मुद्रा भंडार से विदेशी करेंसी जो है, फॉरेन करेंसी जो है दोस्तों,
वो खत्म हुए जा रही है। और अगर वो खत्म हो जाएगी तो हम कोई चीज को इंपोर्ट कैसे करेंगे, और इंपोर्ट के बिना तो देखो सरवाइव करना मुश्किल है, आप जानते हैं रिसेंट सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कि फॉरेन करेंसी लाई कैसे जाए, किसमें, इंडिया में। ठीक है, तो इसके लिए कुछ 5 मेजर स्टेप्स लिए गए हैं जिनको आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों, बहुत आराम से, बहुत इजीली समझेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहला मेजर नंबर 1। ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऑन इंक्रीमेंटल FCNR एंड NRE टर्म डिपॉजिट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर CRR और SLR, ठीक है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब छूट दी गई है। कौन से अकाउंट से? FCNR अकाउंट से। ठीक है, FCNR अकाउंट से। चलिए अब बिल्कुल डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, मैंने ये वीडियो इसलिए इतना इलेबोरेट फॉर्म में बनाया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि टेक्निकल चीजें। ठीक है, देखो समझो, CRR और SLR क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे। देखो, जैसे मानो कि एक बैंक है, ठीक है, उस बैंक का क्या होता है? NDTL होता है। क्या होता है? NDTL क्या होता है? नेट डिमांड, इसे टाइम लाइबिलिटी भी बोलते हैं और टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, NDTL का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो बैंक का NDTL होता है। NDTL क्या होता है? जो पैसा डिपॉजिट हुआ है और जो पैसा विड्रॉ हुआ है, ठीक है, एंड में जो पैसा बचता है उसे हम बोलते हैं क्या? NDTL। क्या बोलते हैं? NDTL। आ गई बात समझ में? और ये पर डे बेसिस पे होता है, पर डे बेसिस पे। जैसे मान लो कि आज डेट क्या है? आज डेट है 13 जुलाई। क्या डेट है? 13 जुलाई। 13 जुलाई को मान लो एक बैंक में 10 लाख डिपॉजिट हुआ, 5 लाख विड्रॉ हो गए, तो फिर रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 5 लाख। तो 5 लाख क्या हो गया? NDTL हो गया। इस NDTL का क्या निकालना पड़ता है? CRR निकालना पड़ता है और SLR निकालना पड़ता है। अगली बात समझ में? ये तो तुम्हें पता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 4.50% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी 18%। तो ये टोटल कितना हो गया? तो 18 + 4 हो गया आपका 22.50% यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, तो 5 लाख का 22.5 पैसा क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं, और उसके बाद बचता है, उसका हम सोचते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर CRR और SLR। अब एक बात समझना, डिपॉजिट कोई भी फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा हो, मान लो कैश के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा हो, मान लो कोई FD करा रहा हो, ठीक है, मान लो कोई RD करा रहा हो, ठीक है, मान लो किसी ने मान लो कि रिकरिंग डिपॉजिट खोला, या कुछ भी किसी भी तरीके से वो डिपॉजिट करवा रहा है बैंक में, या फिर FCNR कर रहा है। ठीक है, FCNR। अब ये FCNR क्या होता है ये मैं तुम्हें समझा दूं। देखो, FCNR का फुल फॉर्म, सबसे पहले अब गौर से मेरी बात को समझिएगा। आपको ये समझ में आया ना कि NDTL क्या होता है? NDTL होता है कि जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो पैसा डिपॉजिट किया जाए, विड्रॉल करने के बाद जो अमाउंट बचता है, CRR SLR निकालने के बाद NDTL आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता था? पहले तो कैश, FD, RD और FCNR सब इंक्लूडेड होता था, जो कि हम मानते थे। लेकिन यहाँ पर जो रूल दिया गया है, ठीक है, रूल क्या दिया गया है कि एग्जेम्प्ट करेंगे FCNR से। ठीक है, तो सबसे पहले तो FCNR का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, FCNR का फुल फॉर्म तुम्हारा होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है, लिख दो मैं यहाँ पर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए बाहर रहता है USA में, उसके घर वाले क्या रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, और वो हर महीने 5 लाख रुपए भिजाता है। ठीक है, हर महीने 5 लाख रुपए वो अपने घर वालों को देता है। तो उसने क्या कर रखा है? उसने एक FCNR अकाउंट खुला रखा है। ठीक है, इंडिया में उसने इंडिया में एक FCNR अकाउंट खुला रखा है। मान लो कौन से बैंक में? मान लो HDFC बैंक में। ठीक है, अब इस अकाउंट का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है ये समझो आप। उसे अपनी US की जो करेंसी है, डॉलर, उसको कन्वर्ट कर कर इंडिया में पैसा जमा नहीं कराना पड़ता। अगर वो ये अकाउंट होल्डर है तो वो डायरेक्टली डॉलर के फॉर्म में ही इस अकाउंट में क्या कर सकता है? पैसे जमा करा सकता है। क्योंकि कौन इतनी झंझट करेगा कि डॉलर को पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद जमा कराएगा? इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो बैंक के पास FCNR अकाउंट खोल लेते हैं, जो कि बाहर के लोग होते हैं, ठीक है, जो इंडिया पैसा जमा कराते हैं। वह FCNR अकाउंट खोलकर उसी मुद्रा में, भले ही डॉलर हो, येन हो, जापानीज रेनमिनबी हो, ठीक है, या फिर आप मान लो तो आपका पाउंड हो, कुछ भी हो, कोई भी मुद्रा हो, यहाँ पर क्या हो सकती है? वो ऐसी की ऐसी ही डिपॉजिट की जाती है बैंकों में, जिसको हम बोलते हैं FCNR।
क्या बोलते हैं, FCNR। तो पहले क्या होता था ना, FCNR पे भी CRR और SLR निकाला जाता था बैंक के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि अब तुम FCNR अकाउंट से CRR और SLR को नहीं निकालोगे, जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा आने दो। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर CRR और SLR को हटा दिया गया है FCNR अकाउंट से। अंडरस्टूड? ये आप लोग की पहली बात थी। और ये दोस्तों कब तक होगा? ये नवंबर 4 2022 तक ये रिलैक्सेशन रहेगा, उसके बाद से वापस से CRSLR कटने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलैक्सेशन है वो अप टू November 4 2022 तक ही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो पैसा CRR और SLR में बैंक क्या करता है, अलग करता है, उसमें अब FCNR अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा है उसमें से CRR और SLR 4 नवंबर तक नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, फॉरेन करेंसी है जो हमारे देश में आ रही है और जिसकी हमें अभी जरूरत है। तो ये पहला एग्जाम्पशन यहाँ पर लिया गया है, ये पहला स्टेप यहाँ पर लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब चलेंगे दूसरे नंबर पर, इंटरेस्ट रेट ऑन FCNR NRE डिपॉजिट। देखो बहुत मेरी ध्यान बात गौर से सुनना तुम लोग। FCNR अकाउंट पर पहले है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बात बोलता था कि तुम FCNR अकाउंट पर अपनी मर्जी से इंटरेस्ट नहीं लगा सकते कोई भी बैंक। ठीक है, क्योंकि क्या होता था ना, एक बात आप सोचो, अगर है ना, अगर आपको मैं बोलूँ कि आप अपने बैंक में अकाउंट में पैसा जमा कराओ, आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो आप लोग लालच में आके पैसा किस में जमा कराओगे, बैंकों में करवाओगे, है ना? तो यहाँ पर पहले RBI बोलता था कि FCNR की जो इंटरेस्ट है वो हमारे डोमेस्टिक FD या फिर RD पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं उससे ज्यादा तुम लोग नहीं रख सकते। ऐसा कौन बोलता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता था। किसको? बैंकों को। लेकिन अब जब हमें फॉरेन रिजर्व की जरूरत है तब FCNR पे ये जो इंटरेस्ट रेट वाली बात है ना वो हटा दी गई है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को बोलता है तुम्हारा जितना मन हो उतना इंटरेस्ट लगा सकते हो तुम किसके ऊपर, FCNR और NRE, जो कि क्या है, नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ये दोनों सेम चीज है FCNR और NRE। इस पर आप चाहे जितना इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो अट्रैक्ट हो। लेकिन इसका भी एक रिलैक्सेशन है, वो है October 31 2022 तक। आ गई बात समझ में? तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो पूरी बात पढ़ो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेम्परेली परमिटेड बैंक्स टू रेज फ्रेश फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक and NRI deposit without reference to the extent regulation on interest rates with effect from 7th July 2022। मतलब 7 जुलाई से इसके ऊपर जो नियम था कि आप RD और FD से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, उसे हटा दिया गया है। ठीक है, और 7 जुलाई से ये लागू कर दिया गया है कि बैंक अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना इंटरेस्ट दे सकते हैं किसके ऊपर, FCNR और NRE डिपॉजिट के ऊपर। लेकिन कब तक? October 31 2022 तक ही। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेप था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया ताकि फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे इंडिया में आए। आ गई बात समझ में? अब चलते हैं नंबर 3 के ऊपर, FPI इन्वेस्टमेंट इन डेट। आपको FPI मैंने पढ़ाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाया, एक बार इसी फुल फॉर्म हम जानेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बाहर के लोग, ठीक है, बाहर के लोग जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं FPI या फिर FDI। ठीक है, तो 10% से कम होता है तो हम क्या बोलते हैं, FPI, जहां पर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस करने लोग आते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से लोग आते हैं, मोटिव से लोग आते हैं, बिजनेस नहीं करना चाहते, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कमाना चाहते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर एक चीज थी, यहाँ पर चीज क्या, देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत होती है, आप मेरी बात को गौर से समझना, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी मनी मार्केट में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड इशू करता है। ठीक है, अब वो जो बॉन्ड इशू करता है उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें परसेंटेज मतलब एक इंटरेस्ट मिलता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मिलता है, लोन मिलता है ना, जिसका नाम है ट्रेजरी बिल। ये ऐसे बॉन्ड्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं, आपको पता है, जिसमें है ना लोग पैसा लगाते हैं, उन्हें तो ब्याज मिलता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन मिल जाता है। तो इसमें क्या होता था ना, बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है, गवर्नमेंट कहीं भागेगा तो नहीं, बहुत रिस्क, एकदम जीरो रिस्क पर ये होते थे बॉन्ड। तो यहाँ पर पहले क्या था ना, पहले नियम था कि सिर्फ 30% ही क्या हो सकता है, बाहर के लोग आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये नियम भी हटा दिया गया है और यहाँ पर क्या हो गया ना, ये बोल दिया गया है कि आप चाहो जितना क्या कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पर अब पहले तो सिर्फ क्या होता था 100% में से अगर मान लो कि 100 करोड़ रुपए चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो सिर्फ 30 करोड़ वो क्या लेगा, फॉरेन से लेगा। मतलब 30 करोड़ ही सिर्फ फॉरेन मुद्रा में लेगा, फॉरेन करेंसी में लेगा। ठीक है। लेकिन अब उसने क्या कर दिया, ये चीज को हटा दी। ठीक है। अब वो चाहे तो 100 करोड़ की 100 करोड़ फॉरेन करेंसी में ले सकता है। अब चाहे तो कोई इंसान, बाहर का इंसान पूरा का पूरा बॉन्ड खरीद सकता है 100 करोड़ का। आ गई बात समझ में। लेकिन इसकी भी एग्जामेशन क्या है कि ये सिर्फ अक्टूबर 31 तक ही वैलिड है। आ गई बात समझ में। मतलब इसका भी जो लिमिटेशन पीरियड है वो कितना है, अक्टूबर 31, 2022। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। आ गई बात में, गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट क्या होता है, डेट मतलब होता है दोस्तों लोन। ठीक है। एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है डिबेंचर। तो ये होता है डेट। डेट मतलब होता है लोन। नेक्स्ट शब्द है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। देखो बहुत गौर से समझना। ईसीई, ईसीबी, ईसीबी है ना, ईसीबी शॉर्ट फॉर्म। पहले क्या होता था ना, जैसे सपोज करो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ डिसाइडेड टू इंक्रीज द लिमिट अंडर द ऑटोमेटिक रूट ऑफ 750 बिलियन इक्विवेलेंट टू द पर ईयर 1.5 बिलियन। देखो समझना मेरी बात को। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई बैंक है। ठीक है। कोई बैंक है जो क्या करना चाहता है, बाहर से लोन लेना चाहता है। ठीक है। क्या लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है। कहाँ से, बाहर से, किसी दूसरे विदेश की, विदेशी बैंकों से या विदेश से। ठीक है। तो उसको क्या था कि वो पर ईयर, इसमें लिमिट थी देखो, पर ईयर कितना लोन ले सकता है, सिर्फ 75 मिलियन का डॉलर, 75 मिलियन डॉलर का। लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1.5 बिलियन डॉलर कर दिया गया है कि आप इतने तक का ले सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें कोई डेट का इसमें क्राइटेरिया नहीं रखा है। इसमें सिर्फ क्या रख दिया है, लिमिट रख दी गई है। इसमें डेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगस्त या नवंबर या अक्टूबर, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपका क्या रख दिया गया है, पैसे के ऊपर क्या रख दिया गया है दोस्तों, लिमिट रख दी गई है। आ गई बात समझ में। तो ये था चौथा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग लास्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर, मतलब एफसीएनआर अकाउंट पर सीआरआर और एसएलआर अब नहीं डिडक्ट किया जाएगा। दूसरे पॉइंट पर था कि एफसीएनआर पर अब बैंक चाहे अपनी मर्जी से कितना भी इंटरेस्ट यहाँ पर लगा सकता है, जिसकी वजह से पैसा जो है वो इंडिया में वापस आए। आई बात मेरी समझ में आप लोगों को। एक बार हम फिर से इसके ऊपर चलेंगे दोस्तों, पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक चीज, फर्स्ट पॉइंट पर क्या था दोस्तों कि एफसीएनआर। ठीक है। ये बात मैंने आप लोग को इतनी गौर से इसलिए समझाई कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। और ये बात आपकी नॉलेज में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा उठाए हुए स्टेप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो एफसीएनआर पे सीआरआर और एसएलआर अब नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा वो बात मैंने आप लोग को बता दी थी। कब तक, नवंबर 4 तक। ठीक है। नवंबर 4 तक ही ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात थी कि जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, एफसीएनआर पर और एनआरई अकाउंट्स पर, है ना, वो अपनी मर्जी से बैंक लगा सकता है। ठीक है। उसमें जो लिमिट थी वो भी हटा दी गई है, लेकिन सिर्फ अक्टूबर तक, अक्टूबर 2022 तक। ठीक है। तीसरी बात अगर मैं करूँ आप लोग के साथ, तो तीसरी बात यहाँ पर आ जाती है दोस्तों, क्या, तीसरी बात आ जाती है कि जो एफपीआई पर इन्वेस्टमेंट है डेट के ऊपर, वहां पर भी क्या हो गया है, छूट हो गई है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर पूरी तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। ताकि जो विदेशी मुद्रा है, आप मेरी बात को समझिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड्स को इशू करते हैं। ठीक है। बॉन्ड्स को, क्योंकि वो रिस्क फ्री होते हैं, लोग उसमें बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सरकार से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, सरकार थोड़ा ना करप्ट हो जाएगी, अब मतलब बैंक करप्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो बॉन्ड इशू करते हैं, तो बाहर के लोग, फॉरेन करेंसी क्या होती है, इनफ्लो होती है हमारी कंट्री में, और हम यही तो चाहते हैं। ठीक है। नंबर 4 पे हमने बात करा दोस्तों ईसीबी का। ठीक है। ईसीबी का, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का, जिसमें लिमिट कर दी गई है 1.5 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों फॉरेन करेंसी लेंडिंग बाय ऑथोराइज्ड डीलर वन, दैट इज एडी कैटेगरी 1 बैंक्स। देखो इसमें सिंपल हम बताते हैं, देखिए सिंपल हम आप कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे समझो कि अगर कोई बैंक है, मान लो एचडीएफसी बैंक, एग्जांपल लेते हैं, एचडीएफसी बैंक हमारे इंडिया में, और उसका एक ऑफशोर, क्या है, ऑफशोर, ऑफशोर, ऑफशोर मतलब होता है कि बाहर कोई दूसरी देश में भी उसका क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है। तो अगर वो चाहे तो इस ब्रांच से क्या कर सकता है, लोन ले सकता है, राइट, कुछ पैसे ले सकता है, जो वो उसको लोन पर नहीं दे सकता। पहले ऐसा था कि वो लोन पर नहीं दे सकता। ये पहले की बात मैं आपको बता दूं, ये स्टेप मेजर लेने से पहले की, अगर वो अपने ऑफशोर ब्रांच से पैसे लेता है तो वो लोन पर नहीं दे सकता। वो उसको सिर्फ किस में यूज करता था, एक्सपोर्ट में करता था और फाइनेंस में करता था यूज। ठीक है।
एक्सपोर्ट करने में यूज कर सकता था उस पैसे को या फिर फाइनेंस करने में। अब इस लिमिट को भी हटा दिया गया है। अब बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि तुम अपने ऑफशोर क्या लो, ब्रांच से पैसा लो और चाहो तो उस पर तुम लोन दे सकते हो, ताकि क्या हो, इंडिया में फॉरेन करेंसी का थोड़ा सा क्या हो, सर्कुलेशन हो। आई मेरी बात समझ में? इसलिए वैसा कर रहे हैं कि उसने अब ये लिमिट हटा दी कि तुम एक्सपोर्ट और फाइनेंस को छोड़कर अब तुम लोन भी दो। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर लेंडिंग ऑथोराइज कर दी गई है। दिस डिस्पेंसेशन ऑफ रेजिंग सच बोरिंग्स इज अवेलेबल ओनली टिल अक्टूबर 31st 2022। ठीक है, तो इसमें भी टाइम का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है। तो ये है दोस्तों आपके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि लिए गए हैं किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, एक एक को, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। सीआरआर हटा दिया, इंटरेस्ट को अपनी मर्जी से कर दिया, ठीक है। उसके बाद एफपीआई पर पूरी छूट दे दी कि आराम से तुम क्या करो, इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जितना चाहे इन्वेस्ट करो, सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आता है ईसीबी। ईसीबी क्या हो गया कि सिर्फ लिमिट दे दी 1.5 बिलियन डॉलर्स की, ठीक है। पांचवा क्या है आप लोग का, मैंने बता दिया आपको कि आप अपने ऑफशोर अकाउंट से क्या, ऑफशोर ब्रांच से क्या कर सकते हो, पैसे ले सकते हो। और उसको पहले आप लोन पे नहीं दे सकते थे, लेकिन अब आप उसे आराम से लोन पर दे सकते हो, ताकि इंडिया में जो फॉरेन करेंसी है उसका सर्कुलेशन होता रहे दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये है पूरे 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि लिए गए हैं किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनका मेन मोटिव क्या है कि फॉरेन करेंसी को क्या कर सके, जब बढ़ा सके, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके। जो फॉरेन करेंसी बास्केट है हमारे इंडिया में, उसका मतलब उसमें इंक्रीमेंट हो, क्योंकि फॉरेन करेंसी रखना बहुत जरूरी है। अगर फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो आप किसी भी चीज को कैसे इंपोर्ट करोगे, आई बात समझ? आज जैसे मानो कि आपका कोई दोस्त है, आपका दोस्त यूएसए में रहता है, आपको कोई चीज उसने भिजवाई, तो तुम उसको पैसा थोड़ा ना भिजवाओगे, उसके तो डॉलर कम है ना, उसको तो डॉलर चाहिए, तो तुम्हारे पास डॉलर होना चाहिए। तो वैसे ही अगर इंडिया अगर किसी से, जैसे क्रूड ऑयल ही मान लो, क्रूड ऑयल ही क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो भाई वो पैसे थोड़ी ना देगा, इंडियन रुपी थोड़ी ना देगा, उसको तो डॉलर देने पड़ेंगे। तो डॉलर होगा तब देगा ना। तो ये बात है। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व जो होता है वो हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और उसके कम होने की वजह से ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। ये आपके सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर बनाई है दोस्तों, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था वीडियो के, यहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जॉब नोटिफिकेशन, जीके कैप्सूल, ये सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। हमारे प्ले स्टोर पर जाइएगा, ऑफिशियल ऐप आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग को मिल जाए। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके दोस्तों। अच्छा लगा है कमेंट में करके बताओ। कोई और ऐसी टॉपिक चाहते हो जिस पर आपको डिटेल इसी तरह से वीडियो चाहिए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।